चलो, तुलना करने की जब बात पूछेगी तो क्या पूछेगा कि 20 में जो फिगर था और 21 में जो फिगर है, तो 20 में फिगर क्या था, उसका फिगर और दिखा रहा था 50K, 50,000, और इसमें कितना दिखा रहा है 65K। के का मतलब होता है 1000। अब यूट्यूब पे देखते हैं के लिखा होता है, के मतलब 1000 में उसका व्यूज़ है या 1000 में उसके सब्सक्राइबर हैं। तो 2020 में जो उसके पास थे डेटा 50,000, और 2021 में जो आ गई हैं कितनी 65। तो अब ये कहता है कि 20 से कितना बढ़ गया 21 में, हमको दिख रहा है ना बढ़ा हुआ है उठा के, ठीक है। या ये पूछ सकता है कि 21 की तुलना में 20 की क्या वैल्यू है। अगर 21 को हम क्या करें बेस ले लें तो 20 की क्या वैल्यू है, या 20 को अगर क्या करें बेस लेंगे तो 21 की क्या वैल्यू है। और ये सारे चीज़ वो पूछता है किस में है, प्रतिशत के रूप में पूछता है। जब भी पूछता है तो यही 4 तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, अन्यथा कोई नहीं मिलेगा। ये डीआई की खास बात है। या एवरेज को पूछे वो, या तुलना करने की पूछे, और तुलना करने को पूछेगा तो 3 तरह से पूछेगा। क्या पूछेगा कि 20 में ये था और 21 में ये आ गया है, तो कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है, या कितना परसेंट घट गया है। अगर यही डेटा को हम उल्टा कर दे तो 21 में हम क्या 20 में क्या कर दे 65 कर दे, और 20 में क्या कर दे 50 कर दे, तो क्या हो गई, घट गई ना डेटा फिर तो या तो कितना परसेंट वृद्धि हुआ या कितना परसेंट घटा, ये एक तरह का हो सकता है। नहीं, या किसी एक को बेस लेकर के दूसरे का क्या करना हो, तुलना करना। एक को बेस ले लेंगे, बेस लेकर तुलना करना। अगर हम किसी एक को बेस ले लेते हैं, मान ले 20 को बेस लेकर के 21 को तुलना कर रहे हैं, नहीं, और नहीं तो 21 को बेस लेकर के क्या कर रहे हैं 20 की तुलना कर रहे हैं। दोनों चीज़ में क्या आएंगी, प्रतिशत ही आएंगे, ठीक है। दोनों चीज़ में क्या आएंगी, हमेशा प्रतिशत। और तीसरा डायरेक्ट अंतर पूछ सकता है ना, कि उन दोनों के बीच मतलब दोनों कंपनियों के बीच महिलाओं का क्या अंतर है, एचआर का अंतर क्या है, या इस विभाग में उस विभाग का क्या अंतर है, मतलब थोड़ा बड़ा अंतर ही पूछेगा। इस तरह के 5 प्रश्न होते हैं, ठीक है। और सबसे डराता कौन है पता है, जब खाली स्थान आप देख लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा देखिए, जब नेट से पढ़ने से पहले क्या करनी चाहिए, अपने जीवन को पढ़नी चाहिए। नहीं, हमेशा से मैंने कहा था नेट को पढ़ने से पहले क्या करनी चाहिए, अपने जीवन को पढ़नी चाहिए, ठीक। भाई हर एक जगह क्या है, खराबी है ना, तो आप क्या करिएगा, पूरे विश्वविद्यालय को ठीक करने लग जाइएगा। किसको ठीक करेंगे, तो भाई अपने विभाग को नहीं ठीक करेंगे, पूरा विश्वविद्यालय में पता है कि कोई विभाग में पढ़ाई नहीं हो रहा है, मान लेते हैं क्या, तो क्या करेंगे, पूरा विश्वविद्यालय चेंज करने लग जाइएगा। वो हमारा काम है। हमारा अपना काम क्या है, जिस हम विभाग में हैं या जिस सेक्टर में हैं, केवल उस सेक्टर को क्या करेंगे, ठीक करेंगे। कोई भी करेगा ना, अगर पूरा कर रहा है मतलब वो पागल आदमी है, कभी कर नहीं पाएंगे हम। तो ठीक उसी प्रकार से डीआई में जो चीज़ दिया हुआ है ठीक है, कहता है कि अब इसके आधार मतलब अब जो आगे हम प्रश्न कह रहे हैं, प्रश्न के आधार पर जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी केवल उसी चीज़ों को क्या करना है, निकालना है। बाकी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि जो सेट करने वाले क्वेश्चंस हैं वो जानते हैं कि 3 चीज़ विद्यार्थी नहीं करता है। वो भी जानता है कि कौन कौन सा विद्यार्थी कौन चीज़ का कंटेंट पढ़ रहा है, कितने यूट्यूब चैनल हैं, कितने कितने सब्सक्राइबर हैं, कौन क्या पढ़ा रहे हैं, सब कुछ वो भली भांति जानते हैं। ये हमें लगता है कि वो नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं। वो 3 चीज़ जान चुके हैं। ध्यान से देखिए, सुनिएगा, चाहे बीपीएससी वाले हो चाहे नेट वाले, कि विद्यार्थी बुक पढ़ना बंद कर चुका है। जो टेक्स्ट बुक है या एनसीईआरटी बुक जो भी कहें से, जो मेन उसकी किताब है किसी राइटर की, वो पढ़ना बंद कर दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ बताता हूँ, अप्लाइंग जाने ना, ये चीज़ को पढ़ करके उससे क्या करना, उसे क्वेश्चंस करना या उस पर क्रिटिकल थिंकिंग करना, कुछ ग्रुप डिस्कशन करना, वो बंद कर चुका है, ठीक है। तीसरी चीज़ उसकी, वो अपने बेसिक्स से बहुत दूर भाग चुका है। ये 3 चीज़ उन्हें पता चल गई है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चंस हैं सब इसी पर है। आप कभी देखिएगा उल्टा करके, एग्जाम हुए हैं, क्वेश्चंस आया होगा, जब क्वेश्चंस आ जाए साथ में तो चेक करिएगा उठा करके। यही 3 चीज़ आपको दिखेंगी, बुक, अप्लाइंग और बेसिक, क्योंकि वो जानते हैं परीक्षा मतलब क्या, कठिनाई ना, थोड़ा सा मुश्किल खड़ा करके तभी ना परीक्षा है, मतलब आसान हो गया तो परीक्षा किस बात का। तो ये 3 चीज़
और यही 3 चीज़ हम कर ले तो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। 3 चीज़ अगर नहीं करेंगे तो क्या रहेंगी, चीज़ें भारी रहेंगी। बेसिक से हटना, अप्लाइंग, और कौन सा, बुक्स। तो क्वेश्चंस वहीं से करता है। ठीक है, जब क्वेश्चंस आए आपके तो आप मिला के देखिए इन तीनों चीज़ का रोल है कि नहीं। 3 बिंब हैं टायर के, इन तीनों बिंबों को आप ठीक करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। अप्लाइंग का मतलब क्या, कि जैसे कल हमने पढ़ाया आरसी, तो लगा कहाँ कुछ पढ़ा है भाई, गए पेपर उल्टा करके कर दिया उठा के, कहाँ पढ़ाई होता है थोड़े। अरे भैया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने पढ़ाया, समझाया, तरीका करना किसका काम है, आपका। अगर मैं सारे आरसी कर दूंगा, मैं कुछ बिल्कुल दिक्कत नहीं है। कभी मैं कॉमर्स को भी कहा है, इसको भी कहा कि जब भी आपको कभी लगे कि नहीं पूरा पढ़ाने की जरूरत है, आप लाइए मुझे, मैं शुरू से लेकर अंत तक बता देता हूँ। लेकिन उससे मुझे बेनिफिट होगा, आपको बेनिफिट बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि अप्लाइंग आपकी होनी चाहिए ना। हम अप्लाई तो मैं कर रहा हूँ, आप तो सिर्फ देख रहे हैं। कल मैं पढ़ा रहा था तो ज़्यादा चीज़ हमको किसी को समझ में आई है, आपको या हमको, आपको, हमको आई है समझ में, हमने सीखा। आप कहाँ सीखे, आप कब सीखेंगे पता है, जब आप खुद उसको पढ़ेंगे तो। क्योंकि आपकी अप्लाइंग होनी चाहिए, टीचर की अप्लाइंग नहीं होनी चाहिए। अप्लाइंग क्या होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए। मतलब कोई चीज़ पढ़े, उसको अप्लाई करके देखा, उसे क्वेश्चन बना कर देखा, तो वो प्रैक्टिसेस, अप्लाइंग कह लीजिए, प्रैक्टिसेस कह लीजिए, बात एक ही है। और तीसरी चीज़ बेसिक्स, कोई पॉइंट, मान लीजिए अगर कैलकुलेशंस का हमारा यूज़ है तो हम कैलकुलेशन सीखेंगे उठा के, है ना। क्योंकि मेरे फादर कहते हैं जिस चीज़ से आप जितनी दूर भागिएगा वो चीज़ उतनी ही दूरी से बहुत पीछा करता है। इतना तेज़ी से करता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि उतनी पीछे से आ रहा है। तो क्या करिए, उसको वहीं पर रोक करके उसी जगह ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, तो डीआई के अंदर जब भी अगर खाली स्थान दिखे तो हमको, आपको ध्यान में रखना है कुछ भी, कि जो हमें ज़रूरत होगा हम केवल उसी को भरेंगे, बाकी चीज़ों को भरने की ज़रूरत हमें बिल्कुल नहीं है। और वो कोई बहुत बड़ी भारी चीज़ भी नहीं है। अगर ये किए तो आसान से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है एग्ज़ाम में, ये बात हमेशा आप देखे होंगे जा करके। इस बार मैंने कहा था ना कि दिमाग लेके जाइएगा। लोग क्या कहते हैं, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, वो बोले वो सब कुछ नहीं, वो सब चीज़ तो है ही जो ले जाना है, लेकिन क्या करना, अपना दिमाग लेके जाना है। सब कहा कि पागल आदमी है कि बोलता है दिमाग, दिमाग लेके नहीं जाता। दिमाग लेके जाना मतलब क्या, अपनी पूरी इफिशियंसी को वहाँ पर लेके जानी है, कोई वेस्ट नहीं करनी है, किसी दूसरे का सुनना नहीं है। क्योंकि अब आप सुनने वाले नहीं हैं, करने वाले हैं। नहीं, आप सलाह लेनी चाहिए, दूसरे के राह पर नहीं चल देनी चाहिए। और जितना भी आपने किया होगा इस तरीके से, उतने क्वेश्चंस में बिल्कुल एफिशिएंसी आपको दिखी होगी उतने देर तक। जहाँ कहीं भी हिले होंगे, एफिशिएंसी डाउन। क्योंकि पढ़ के सब जा रहा है ना, थोड़े है कि आप ही नहीं जा रहे हैं, सब जा रहा है ढंग से उठार के, कोई कम, कोई बेसी, कोई ज़्यादा, कोई कम उठार के। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस पर जाकर के। एक लेते हैं क्वेश्चन इस हिसाब का। अब मेरा काम है बस एक क्वेश्चंस को लेना, आपका काम क्या है, उसके अंदर जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करके लाइए, हमसे पूछिए कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम था, उसमें वो प्रॉब्लम था, उसमें वो प्रॉब्लम था। तब हम क्या करेंगे, उसका सॉर्ट आउट करेंगे, और वो बेस्ट अप्लाइंग मेथड्स होंगे। और डीआई में सबसे पहले ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में तो देख ही लिए हैं, जो अगर एक्चुअल फिगर अगर इंग्लिश में भी दिया हुआ तो इंग्लिश भी थोड़ा सा देख लेंगे, कोई बहुत भारी नहीं रहती, आप समझ जाएंगे। इसलिए मैं हिंदी नहीं करता हूँ, इंग्लिश करता हूँ। लिखा हुआ द फॉलोइंग शो द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन इन 5 डिफरेंट सिटीज़। मतलब ये जो टेबल है वो क्या शो कर रहा है, 5 अलग अलग शहरों में जो एम्प्लॉय की स्थिति है उसको शो कर रहा है। एम्प्लॉयज दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और गुड़गांव, विथ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बीइंग 4260। अब इंग्लिश में करने के लिए इसलिए मैंने कहा है कि हिंदी में कभी कभी क्या होती है, डेटा गड़बड़ भी हो जाता है। तो हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वो अगर डेटा गड़बड़ हो गई हैं और आप हिंदी को देखकर मार देंगे तो एनटीए कह जाता है कि नहीं इंग्लिश, क्योंकि हायर एजुकेशन इज बेस्ड ऑन इंग्लिश नॉट अ हिंदी। हिंदी इसलिए दी जाती है ताकि आपको सुविधा हो पढ़ने में, जानने में, इसलिए। तो 4260 मतलब टोटल एम्प्लॉय की संख्या कितनी है हमारे पास, 4260 है। along with the percentage distribution of employee working in 4 डिपार्टमेंट। और वो 5 अलग अलग शहरों में अलग 4 डिपार्टमेंट बने हुए हैं। कौन कौन सा डिपार्टमेंट बना हुआ है, एचआर डिपार्टमेंट बना हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट बना हुआ है, आईटी बना हुआ है और अकाउंट्स बना हुआ है। मतलब 5 शहर हैं और उन 5 शहर में 4 अलग अलग तरह के क्या हैं, डिपार्टमेंट हैं। और किस डिपार्टमेंट में कितने % लोग काम कर रहे हैं ये दी गई है। इतना तो पढ़ के पता चल गया।
और टोटल जो है मतलब पांचों शहरों को मिला करके वो कितने हैं 4260 हैं। चलिए, बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब जो भी डेटा दिया गया है उस हिसाब से आगे क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम इसको क्या करते हैं, उस नोट्स पे ले जाते हैं ताकि सही रहेगा वहां पर देखने में, है ना। वहां पर रहेंगे तो आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, यहाँ पर थोड़ा छोटा दिखेगा। चलिए कॉपी निकाल लीजिएगा, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठिएगा, नहीं तो नहीं सॉल्व होंगे, क्योंकि सॉल्व आप ही को ना करना है, हम तो सिर्फ देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करके आए कैसे सॉल्व। चलिए यही तक था ना, पांचों शहर आ गए हैं। चलिए उसमें क्वेश्चंस को लेंगे। अब क्या करना है पता है, क्वेश्चंस को लेना है कि जिस हिसाब का समस्या होगा उस हिसाब से क्या करेंगे, काम करेंगे। यहाँ से है आपका 1 नंबर क्वेश्चन है ना, लिखा हुआ ना, तालिका में चिन्हित कुछ मान नहीं दिए गए हैं जिनका परिकलन यदि आवश्यक हो तो किया जाना अपेक्षित है। मतलब कुछ जगह क्या दिए हुए हैं, ब्लैंक डेटा दिए हुए हैं, अगर आपको लगता है तो कैलकुलेशन करिए वरना नहीं करिए, ये कह रहा है। पहला क्वेश्चन लेते हैं वहां पर, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि बेंगलुरु में कर्मचारियों की संख्या हैदराबाद में कर्मचारियों की संख्या की तुलना में 10% कम है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, यदि बेंगलुरु में कर्मचारियों की संख्या हैदराबाद में की कर्मचारियों की संख्या में 10% कम है तो संगठन में वित्त और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या ठीक शहरों में 415 से क्या होंगी, अधिक होंगी। अब यहां पर देखिए, दिल्ली में कितना काम कर रहे हैं, 900 कर्मचारी, दिल्ली में कितना काम कर रहा है 900 कर्मचारी, मुंबई में 760, बेंगलुरु और हैदराबाद को कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं। प्रॉब्लम तो यहीं पर है, और डेटा किसका पूछ रहे हैं ना, बेंगलुरु और हैदराबाद का, है ना। इसे कहते हैं कि भैया एकदम पूरा दिमाग का दही करना, अब करना शुरू करेगा, क्योंकि अब देखिएगा भैया पूछ रहा है बेंगलुरु में कर्मचारियों की संख्या और हैदराबाद में कर्मचारियों की संख्या की तुलना में 10% कम है, लेकिन यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है भाई, है ना। लेकिन एक चीज़ अगर हम फिर से पीछे चले तो क्या दिया हुआ था, टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी दी हुई थी 4260, 4260, और उस 4260 में 3 शहर का डेटा आपके पास है, 900, 760 और 700, कितने हो जाएंगे अगर इसको करेंगे तो 900, 700, 1600, और 1600 और 700 कितना हो जाएगा 2300, और 2300 और 60 2360, ठीक है। कितना आ जाएगा 2360, मतलब 3 शहर को मिलाकर कितना है 2360 है, टोटल 2260 है, सॉरी 4260 है, 3 शहर को मिलाकर कितना है 2360 है, तो बाकी जो हैं वो कौन है, यही 2 शहर वाले हैं ना। तो पहले बाकी को निकाल लेते हैं, पहले देखते हैं कितना है, 0 में से 0 हो गया, कितना कितना 1900। अब इन दोनों शहरों को मिलाकर कितना है 1900 है, इन दोनों शहरों को मिलाकर कितना है 1900 डेटा है, ठीक। अब हम बात करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ, यदि बेंगलुरु में कर्मचारियों की संख्या हैदराबाद में कर्मचारियों की संख्या में क्या है 10% कम है, मतलब हैदराबाद में अगर 100% है, इसमें कितना परसेंट है 90%, यही होगा ना, कि जितना वहां पर होना चाहिए उससे 10% कम किसमें, इसमें हैदराबाद नहीं, हैदराबाद की कर्मचारी संख्या की तुलना में 10% कम है, हैदराबाद में 100 है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस को, बेंगलुरु की संख्या हैदराबाद की संख्या में 10% कम है, मतलब हैदराबाद में क्या चाहिए मुझे, हैदराबाद में मान लेते 100, ये हैदराबाद का डेटा है, तो बेंगलुरु को कितना हो जाएगा फिर 10% कम 90%, ठीक है भाई। अब ये तो परसेंटेज के टर्म में है ना, हमें चाहिए किस टर्म में, नंबर के टर्म में चाहिए, नंबर के टर्म में दोनों में कितना है टोटल मिला करके 1900 है, मतलब 2 लोग हैं जिनको 1900 देना है, बोले कि इस ग्रुप को 100% देना है, उससे 10% कम इसको देना है, ठीक है। उलझन यहीं पर है, इसी को सुलझाएंगे। लेकिन उसमें और एक चीज लिखा हुआ है, तो संगठन में वित्त और लेखा विभाग में, तो संगठन में वित्त और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या
ठीक कितने शहरों में 415 से अधिक है? नहीं, मतलब कुछ भी स्पष्ट जानकारी यहाँ भी नहीं दी गई। चलिए, अब बेस हमारा दो ही चीज़ है, या तो हम क्या करें, वो 10% के हिसाब से 1900 को बांटे, कुछ नहीं, क्योंकि आगे तो चारा है नहीं। बेंगलुरु का देखते हैं डेटा कितना है, वित्त और लेखा विभाग में कितना है, वित्त में कितने काम कर रहे हैं, वित्त कहाँ पर है उसके, यहाँ 20% डेटा काम कर रहे हैं, और लेखा में कितना काम कर रहा है, 32% काम कर रहा है। ठीक, इसकी कुल संख्या क्या होनी चाहिए, इस दोनों की कुल संख्या 415 से क्या होना चाहिए, अधिक। कितने शहरों में ऐसा काम है उठा करके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस दोनों का हमको एक्जैक्ट डेटा पहले निकाल के देना होगा, तभी हमको पता चलेगा भाई कितने शहरों में अधिक है। 1900 को बांटना है, एक को देना है 100%, लेकिन दूसरे को देना है 10% कम, तो क्या करेंगे बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर दो तीन चीज़ है पहले, कि या तो हम x मान लें, कि माना कि हैदराबाद में x दे देते हैं, तो उसका 90% निकालेंगे कहाँ पर, बेंगलुरु में। ठीक है, लेकिन वो कैलकुलेशन ठीक है, थोड़ा सा हम रफली कैलकुलेशन करते हैं। कितना डेटा दिया हुआ है, 1900। अच्छा, अगर 1000 हम मान लीजिए 1900 को दो भाग में बांटना है, तो दो ही काम हो सकता है ना, एक को 950, एक को 950 देगी, यही होगा। लेकिन फिर तो दोनों का बराबर आ जाएगा ना, तो कम ज़्यादा वाला काम हो रहा नहीं। ठीक है, लेकिन अगर रफली सोचिए कि 1900 को दो भाग में बांटना है, तो दो चीज़ आपके दिमाग में आया कि एक को 950 दे देंगे, एक को 950 दे देंगे, लेकिन वहाँ तो काम बनेगा नहीं। अच्छा, अगर एक को थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं 1000 और एक को 1900 कर देते हैं, तो 10% कम हो जाएगा, बात समझे। ठीक है, 1900 दिया हुआ है और हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, मैं सिखा रहा हूँ कि कैलकुलेशन ना करना पड़े। वो चीज़ है कि अगर एक को 1000 देता हूँ, एक को 900 दे देता हूँ, उसी हिसाब से सेट ही किया गया है वो डेटा जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन दिमाग में सेट ही किया गया है, क्योंकि वो चाहता है कि आप x और y का सहारा ले और कैलकुलेशन को बढ़िया से करें, ताकि पूरा टाइम इसी में आप अपना दे दें। ठीक है, जैसे 1900 आया, एक को देना है 100%, एक को देना 90%, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर एक को 1000 दे देते हैं और एक को 900 दे के देखते हैं। जब ये अगर हम हैदराबाद को 1000 बेंगलुरु को हैदराबाद को 1000 दे देंगे यहाँ पर, और बेंगलुरु को 900 दे देंगे, तो बेंगलुरु में अपने आप 10% कम हो जाएगा, क्योंकि 1000 का 10% निकालेंगे तो बचेगा 100, 1000 में 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 900। ठीक है, इसको कहते हैं तेज दिमाग। अभी हम कहें ना कि पढ़ा लिखा कितना है, वो मैटर नहीं उठाया, उसकी अप्लाइंग मेथड कितनी तेज है वो देखना चाहता हूँ, है ना। जैसे उस दिन कोई लड़की वाले आए, तो कहा कि मेरी बेटी बीएससी की हुई है, तो मेरी माँ ने कहा कि भाई अप्लाइंग कितनी तेज है वो देखना चाहता हूँ मैं। बीएससी हमको नहीं पता, बीएससी में से क्या, मेरा बेटा उससे ज़्यादा पढ़ा है, छोड़ दो उठा करके। अप्लाइंग आपकी कितनी तेज है वो मैं देखना चाहता हूँ, कि आप अप्लाई कितना जल्दी करते हो उठा करके। अप्लाइंग मुझे ये चाहिए, तो डेटा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको कहते हैं काम को आसान तरीके से कर लेना। अब आप देखिए वहाँ पर कितने हैं, वित्त और यहाँ पर 900 1000 आ गया। अब वित्त और लेखा में कितना काम करना, नहीं सही कह रहा हूँ, हंसिए मत उसका। अगर यू आर नॉट अप्लाइंग वेल, यू डोंट डू नथिंग, आप कुछ नहीं कर सकते जीवन में। बड़े बड़े नॉलेज लेकर क्या करेंगे, टाइम ही बीत जाएगा पूरा डीआई सॉल्व करने में, तो क्या खाक पता। ठीक है भाई, नहीं जानता है मैथ्स, अप्लाइंग जानता है, तो दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके पास अप्लाइंग मेथड्स हैं। ठीक है, तो गॉट अप्लाइंग, इसीलिए 3 वर्ड लिख दिया है, बुक, अप्लाइंग एंड कौन, बेसिक, 7। चलिए 20 और 32 कितना हो जाएगा परसेंट आपका, 52%। ठीक है, अब हर एक में क्या करना है, हर एक में वित्त और लेखा को चेक करना है, मतलब वित्त और लेखा दोनों को जोड़ना है, और उतने शहरों का नाम आपको डालना है पहले उठा के। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, है ना, कितना है यहाँ पर 25% और 35%, कितना परसेंट होता है, 60%। और 1000 का अगर 60% लेंगे तो कितना आ जाएगा, 600। हमें चाहिए क्या, 415 से ज़्यादा, तो एक शहर तो ये जुड़ ही गया ना, हैदराबाद। ठीक है, अब चलते हैं बेंगलुरु में। बेंगलुरु में टोटल संख्या कितनी है कर्मचारी की, 900। समझ रहे हैं ना बात, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, बेंगलुरु में कितनी संख्या है, 900।
अब फाइनेंस और इसमें कितने काम कर रहे हैं, 20% और 32%, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 52%। और 900 का 52% निकालेंगे तो 415 से ज़्यादा ही आएगा ना, क्योंकि 50% पर कितना हो जाएगा 900 में 450, 415 से ज़्यादा तो आ ही जाएगा। तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 50% का मतलब क्या होता है, आधा। और यहाँ पर 52% निकालना है 900 का, और 900 का 52% मतलब क्या, 900 का पहले 50%, 50% जब भी निकालेंगे तो 450 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दो शहर तो वैसे ही आ गए, कौन कौन से, एक बेंगलुरु और एक हैदराबाद। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा गुड़गांव की तरफ। गुरुग्राम में कितना है, 700 है। और यहाँ पर वित्त में कितना काम कर रहा है, लेखा में कितना काम कर रहा है, 22 और 20 कितना हो जाएगा 42%। और 700 का 42% निकालेंगे तो 42% निकालना नहीं है, 700 का 40% निकालिए, 7 चौक 28, कैलकुलेशन नहीं करना है, 7 चौक 28, चाहिए कितना 41, ये नहीं होगा ना। चलिए एक शहर तो वैसे ही कट गया, तो 5 ऑप्शन तो हो गए नहीं भाई। ठीक है, चलिए ये दोनों देख चुके हैं। मुंबई का देखते हैं, मुंबई ने क्या दिया, डेटा ही नहीं दिया। चलिए इसका ये चीज़ दिया, देखते हैं उसका। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 15% और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 30%, कितनी हो जाएंगी 45%। और कोई भी चीज़ अपने आप में कितना है 100 है, तो भाई 45 तो यही दोनों ने छेक लिया, कौन, HR और IT, तो बचा कितना उसमें 55%। किसका, 760 का 55%। तो 760 का 55% निकालेंगे तो 700 का पहले 760 का कितना करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। 55 का मतलब क्या, पहले 50%, और 760 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 700 का आधा 350, 60 का आधा 30, दोनों को जोड़ देंगे 380। ठीक है, ये तो 60%, 50% निकाले हैं, 5% तो और निकाले हैं ना अभी, नहीं तो 776 को किससे गुना करना पड़ेगा, 760 का 5% निकालिए ना, 760 का 55% था ना, तो 50% तो निकाल चुके हैं आप पहले ही। ठीक है, 50% तो क्या कर निकाल चुके हैं पहले ही, लेकिन निकालना कितना है हमको 55%। तो जब कैलकुलेशन आप मत करिए, आप देखिए सिर्फ हमको कैसे कर रहे हैं हम, आप कैलकुलेशन मत करिए, पेन जितनी कम छूनी पड़े उतनी ठीक है। अब ये नहीं कि बिना पेन छुए सारा कैलकुलेशन कर दीजिएगा, ये सिखा रहा हूँ अप्लाइंग तरीका, ये नहीं कि अब आप तो बोले थे पेन नहीं छूने के लिए। जैसे हम सुबह हम बोले अपनी बहन को कि करनी झाड़ू कम से कम चला दोगे, सो नहीं तो पूरा झाड़ू मार दिया, किचन में जो पड़ा हुआ था सब्जी वाला उसको नहीं उठाया, वो थोड़े कहे हैं आप। गुस्सा तो इतना मुंह था कि आज सुबह में दे देते इलाज बढ़िया से, लेकिन कहे कि चलो बच्चा कहेगा कि फिर से, है ना। अरे भाई झाड़ू मारने का क्या मतलब, सिर्फ झाड़ू मार दोगे और कचरा कौन उठाएगा, मतलब जो सब्जी कटा हुआ किचन में भी झाड़ू मतलब उसको उठा कर रख दोगे ना डस्टबिन में, कि भाई फेंक देगा, पन्नी में रख दोगे। तो वही चीज़ कैलकुलेशन मतलब नहीं करना, पेन नहीं उठाना, इसका मतलब ये नहीं कि भाई पेन उठाना ही नहीं है, छोटे छोटे कैलकुलेशन पहले दिमाग लगा के करने हैं, जो नहीं होगा बड़ा तो करेंगे। अब 760 का हमको कितना निकालना था, 55% निकालना था, मतलब इसका क्या 760 गुने 55/100, तो 760 का हम क्या कर दिए 50% निकाल दिए, तो कितना आ गया 380। क्लियर। अब उसका 5% तो और बचा हुआ है ना, तो 5% निकालने में फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए 760 का 10% निकालिए तो 76 आ जाएगा। 760 का 10% 76 आएगा ना, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो दोनों जीरो कट जाएंगे, 76। ये तो आया 10% ना, अब 76 का आधा कर दीजिए तो 5% आ जाएगा ना। भाई 760 का 55% निकालना था, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 50% निकाला 380। ठीक है, उसके बाद 10% निकाला 76, लेकिन हमें जरूरत कितनी की है 5% की, तो 5% हम निकाल देंगे। 76 का 5% कितना हो जाएगा 38, है ना 38, जस्ट ओनली 38, 38। अब 380 में 38 जोड़िए, 418 कलम में आएगा, 418 ज़्यादा आ गया ना, हम लोग भाग रहे थे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो 3 शहर तो काउंट हो गए ना। चलिए चौथे दिल्ली में अभी दिल्ली कहाँ किए हैं, दिल्ली तो जानी बाकी है। अब इसमें बोलेंगे अब बताओ कैसे कैलकुलेशन करोगे, अब तो 55% ज़्यादा है ही नहीं। इसमें भी ये ट्रिक है, देखिए 900 का कितना निकालना है, 18 और 28 को जोड़ना है, 18 28 कितना होता है 46, तो 900 का 46% निकालना है। लेकिन आप चाहते हैं कि पेन ना उठाएंगे, ठंडा का मौसम है ना, तो क्या करेंगे पहले 50% निकालेंगे। 900 का 50% कितना हो जाएगा 450। ठीक है, ये तो 50% निकाला है ना, हमें चाहिए कितना था 46% चाहिए था।
तो आपने निकाला है 50%, डेटा कितना आया 450। तो अगर उसमें से 4% घटा देंगे तो 40% आ जाएगा ना। तो 900 का 4% निकालेंगे, 9 चौक 36, 450 में से 36 घटा दीजिए, 414। ये नहीं होगा, कितने आंसर हो जाएंगे 3। ठीक है, कैलकुलेशन को क्या करनी है, बिल्कुल अप्लाइंग तरीके रखनी है टाइप पे। नहीं हमें कुछ नहीं आता, मैं मूर्ख हूं तभी मैं नेट पास कर सकता हूं, बिकॉज आई नो अप्लाइंग कैसे करनी है। ठीक है, अब बोले कि आपको तो इतना समय लगे, तो मैं आपको समझा रहा था इसीलिए इतना समय लगेगा। जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे इतने समय नहीं लगेंगे, आप मुझे दीजिएगा। वो साइकोलॉजी काम नहीं करती रहती, प्रेशर्स। ठीक है, रहता है कि कब एग्जाम घूम करके, एग्जाम कम देने गई है, ये घूमने ज़्यादा गई है। एग्जाम का एक स्टेटस नहीं देखे उसको उठा करके, लेकिन घूमने का पूरा दिखा दिया उठा करके। संगी भी था संग में उठा करके, नहीं कोई अच्छी बात है, ठीक है, बढ़िया, नहीं दिक्कत है। जब जाते हैं कहीं कोई शहर घूमिए, उस शहर को जानिए कि भाई शहर में क्या है ऐसा कुछ नहीं, तो कम से कम मिल जाए ना, क्योंकि एग्जाम देने गया उतना पैसा खर्च गया तो कुछ तो और कर ले। उठा पटना दिया था ना, मुजफ्फरपुर है, पटना उन लोगों का दिया था ना। आप लोग नहीं घूमे? नहीं, एक शाम में हो गया था घूमते हुए, एक सवेरे सब छुट्टी हुआ, खूब घूम पहले जाना तो है ही, पर कितना दूर है। किसका? अच्छा, गरीबनाथ मंदिर सामने है वो सामने। अच्छा अच्छा, हाँ गरीबनाथ महादेव तो वहीं पर है ना शायद। चलिए अगली बार कहीं महादेव सेंटर पर है तो वहाँ पर चले जाइएगा। ठीक है, आंसर कितने हो जाएंगे 3। कोई दिक्कत किन्हीं को, समस्या नहीं ना? ठीक है, कैलकुलेशन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन निकालें हम। चलिए लेके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुबह सुबह बहुत ठंडा था नहीं? हाँ ठंडा तो था ही। ये ठंडा रहने दे ना, कोई दिक्कत, क्या दिक्कत है, ठंडा जितना है और बढ़िया है भाई। गर्मी में लोग परेशान हो जाते हैं, इसमें परेशानी की जगह नहीं होती है। चलिए अब ये कैलकुलेशन करके आप मुझे बताएंगे फटाफट। यदि दिल्ली में लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एचआर विभाग के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या की तुलना में 40% अधिक है, तो बताइए दिल्ली की आईटी विभाग में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। 3 चीज समझिएगा, यहाँ पर पूरी दिल्ली की खेल बताइए, 3 डिपार्टमेंट कवर किया है। कहता है कि दिल्ली के लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारी की संख्या एचआर की तुलना में 40% ज़्यादा है। मतलब अगर एचआर में 100% कर्मचारी हैं तो इसमें कितने होंगे 140, 40% ज़्यादा। तो पूछ रहा है कि ज़्यादा किसी और का, लेकिन नाम किसका पूछ रहा है पता है? तो बताइए कि आईटी में कितने लोग काम कर रहे हैं। क्या समझे? क्या पूछ रहा है हमसे? आईटी का डेटा पूछ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, निकाल के देंगे उसको। 3 डिपार्टमेंट है तो उससे डरिए मत। दिल्ली को लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन करते ताकि दिल्ली पूरा क्लियर रहेगा। दिल्ली यहाँ पर है 900, ठीक है। एचआर में खाली स्थान है, आईटी में खाली स्थान है, ठीक है, दोनों खाली है बेचारा। एचआर भी खाली है, आईटी भी खाली है। यहाँ आपको दिया हुआ है 18%, 28%, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि लेखा विभाग में कितने लोग काम कर रहे हैं? लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या की तुलना में 40% अधिक है, ठीक है। अब देखिए लेखा में कितने काम कर रहे हैं? 28% आदमी काम कर रहे हैं। किसका 28%? 900 का 28%। तो 900 का 28% तो निकालना आसान है। क्या करेंगे? 900 गुना 28/100। और जो भी कैलकुलेशन करिएगा डीआई के लिए हमेशा स्पष्ट करिए, थोड़ा सा पेज मिलता है स्पष्ट करिएगा, तो हो सकता है कि इसी कैलकुलेशन का यूज कहीं आगे हो तो आप अच्छे से कर पाए, तो फिर करनी पड़ेंगी बार बार, है ना। काट दिए, कितना हो जाएगा अब? 28 को 9 से गुना करना, 8 9 72 का 2 हाथ में 7, 9 2 18 7 25, कितना 252। मतलब यहाँ पर कितने लोग हैं? 252 लोग हैं। और इसके बारे में क्या कह रहा है? इसके बारे में कह रहा है कि ये जो 252 है वो 40% ज्यादा है। किससे? एचआर से। तो क्या मानेंगे कि भाई ये कितना परसेंट है? 140% है ना। और हमें चाहिए यहां पर कितना? 100% चाहिए।
तो कोई चीज अगर 140% दिया हुआ है तो 100% आप नहीं निकाल दीजिएगा, नहीं निकाल दीजिएगा। 252 क्या है, 40% ज्यादा है, तो इसका मतलब एचआर में कितना है 100%, तो लेखा में कितना है 140%, और वहीं 140% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 252। मीनू जी ध्यान से, हाँ आपका ध्यान इधर उधर है, ठीक है, हम दूसरे तरह के शिक्षक हैं, एकदम मेरा घूमता रहता है दिमाग, ठीक। 140% बराबर कितना 252, तो 100% का डेटा निकाल सकते हैं ना हम, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, 140% बराबर 252, तो 1% बराबर कितना 252/140, और 100% बराबर कितना, तो गुने 100, नहीं, ठीक है। 20 सत्ते 140, 20 पंचे 100, और 7 से इसको काट सकते हैं, 7 तिया 21, और 7 छक्के 42, और 36 पंचे 180, 6 पंचे 30 के 0 हाथ में 3, 3 पंचे 15, 3 18, 180। मतलब यहां पर कितने लोग हो गए 180 लोग हो गए। ये कितना परसेंट डेटा दिया हुआ है 18%। किसका 18%, 100 का। 18 नंबर 162, 162 ना, 162 भाई बाबा सिखा गए हैं, कितना 162। क्लियर हो गया। अब भाई हमने एचआर में निकाल लिया 180 है, फाइनेंस में निकाल लिया 162 है, अकाउंट्स में निकाल लिया 252 है, तो बाकी बचा हुआ किसका होगा, आईटी का होगा। बाकी बचा हुआ किसका होगा, आईटी का होगा। तो सबको जोड़ के 900 में से घटा दीजिए, कितना जोड़ेंगे तो सबको कितना हो जाएगा, 2 2 4 का 4 हाथ में 4 यहाँ पर हो गया, 5 6 11, 11 8 19 के 9 में 1, 3 4 1 5, ठीक है ना। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 9 गया 0, और 8 में 5 3, 306 है आंसर, वो बी रहा, ठीक है। कहाँ नहीं समझे बताइए, जो नहीं समझे बताइए फिर से, क्योंकि आधे आदमी के इसका 900 का 18%, 900 गुने 18/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 18 नंबर 162, ठीक है। तो दिया क्या था, दिया था लेखा विभाग और एचआर विभाग, पूछ किसका रहा है, आईटी, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप कहेंगे ये डायरेक्ट रिलेटेड तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है डायरेक्ट रिलेटेड, है ना। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, इंतजाम करना शुरू करेंगे कि सबसे पहला क्या किया, लेखा विभाग में चेक किया कि कितने लोग काम करे, उसका आपको परसेंटेज दिया हुआ 28%। किसका 28%, 900 का, तो 900 गुने 28/100, 252 आ गया। अब यहां जो लोग काम कर रहे हैं वो 40% ज्यादा हैं, किससे, एचआर में जो काम कर रहे हैं उससे 40% ज्यादा है। मतलब ये अपने आप में कितना है 140% है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 40% अधिक है, इसका मतलब 140% है। अब 140% अगर 252 है तो 100% हम निकाल सकते हैं ना आसानी से, कितना हो जाएगा 180। भाई 3 चीजें निकल चुकी हैं अब आपके पास, 180, 162, 252। चौथा डिपार्टमेंट निकालना आसान है ना, टोटल में से तीनों को जोड़ करके घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तीसरे क्वेश्चन लें, थोड़े से इसको मिटा लेते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ बना देता हूँ, कम से कम घर पर जा करके इसको तो जरूर बनाइएगा, बाकी आगे बनाइए ना बनाइए, इसको जरूर बनाइएगा, ताकि पूरी एक बार कंप्लीट अप्लाइंग हो जाए, अप्लाइंग बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, थोड़ा छोटा कर दीजिए। इस क्वेश्चन को पढ़ना, तीसरा नंबर ये वाला पढ़ना है स्लाइड, तो रुकिए इसको छोटा करने दीजिए हमको।
आप ये डेटा पढ़ लेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। अब तीसरी, यदि मुंबई में लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या गुड़गांव में आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या तुलना में 38 अधिक है, तो मुंबई में वित्त विभाग में कितना होगा? क्या पूछ रहा है? मुंबई में लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, तो मुंबई में लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या नहीं पता है, परसेंटेज भी कितना है वो भी नहीं दिया हुआ है। कर्मचारी की संख्या गुड़गांव के आईटी की तुलना में 38 ज़्यादा है, तो गुड़गांव के आईटी में देखते हैं, गुड़गांव के आईटी में दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है वहाँ भी, है ना। लेकिन यहाँ से चीज़ें निकालना आसान है। क्यों? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 700 और 3% दिया हुआ है, तो 3% दिया तो चौथा निकाल सकते हैं ना हम। 20, 22, 20 कितना हो जाएगा? 20, 20, 40 और 22 कितना? 62। तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना है? 700, 100 है परसेंट है, 62% ये तीनों मिला करके हैं, तो चौथा कितना होगा? 38%। किसका 38%? 700 का 38%, तो 700 गुने 38/100। इसको भी कैलकुलेशन नहीं करना तभी निकल जाएगा। 700 का क्या निकाल दीजिए? 40% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 280। उसमें से फिर 40 का 700 का 2% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 14। घटा लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो अपने आप कट गया। 8 7 56 का 6 हाथ में 5 और 7 21 और 5 26, 266। अब ये जो है क्या है? इसकी तुलना में मुंबई के लेखा विभाग में 38 लोग ज्यादा काम करते हैं, तो ये क्या है? 266 है। तो वहां पर कितने लोग काम करते होंगे? इसमें 38 जोड़ना पड़ेगा ना कि घटाना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़िए 38। बात समझे क्या कर रहा हूं? क्या कि अगर पिताजी को दोस्त बनाने से काम नहीं होगा तो उसका बेटा का दोस्त न बनाना है कि पिताजी को दोस्ती बनाने में लग जाएंगे। नहीं, अगर ऊपर चीजें नहीं मिल रही हैं तो चीजें नीचे से शुरू कर लीजिए। ठीक है, हमें मुंबई में लेखा विभाग में निकालने में बहुत माथापच्ची था। क्यों? क्योंकि यहां भी नहीं दिया हुआ, यहां भी नहीं दिया हुआ है। यहां पर 15 है, वहां पर 30 है, 45 हो जाएगा। दोनों को कंबाइंड करेंगे तो 55 हो जाएगा। अब फिर कंबाइंड करेंगे तो बहुत परेशानी, फिर लेखा में कितना दे नहीं दे, बहुत सारा परेशानी है ना। उतना परेशानी झेलने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको कहाँ आना है? गुड़गांव आना है। गुड़गांव आके देखेंगे गुड़गांव में कितना लोग काम कर रहा है। तो गुड़गांव में है HR में 20, फाइनेंस में 22, अकाउंट्स में 20, तो हो गए 62%। तो 38% किस में होंगे? IT में। किसका? 700 का। 700 का 38% निकाले तो कितना आ गया? 266। और यहाँ पर क्या कर रहा कि लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारी गुड़गांव के IT में काम कर रहे कर्मचारियों की तुलना में 38 ज़्यादा है, तो 266 में 38 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 304। तो मुंबई में कितना यहाँ पर हो जाएगा? 304। ठीक है, क्लियर। अब हमें पूछ क्या रहा है? तो मुंबई के वित्त विभाग में बताइए कितने लोग काम कर रहे हैं, इसके में पूछ रहा है। अब बताएंगे अब तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। अब प्रॉब्लम नहीं है। अब बोलेंगे कैसे नहीं है? देखिए ये 760 है और वो कितना यहाँ पर 15%, 30% और 304 की कोई दिक्कत? कोई चीज़ अपने आप में कितना? 100%। 100% कौन सा है? 760 है। दो चीज़ परसेंटेज में है और एक चीज़ नंबर में है, तो क्या करेंगे बताइए? ठीक है, दो चीज़, एक चीज़ नंबर में है 304 और दो चीज़ यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका? परसेंटेज में दिया हुआ, तो क्या करेंगे वहाँ पर? क्या करेंगे पंडित जी? क्या करना चाहिए? हर एक तरह की परिस्थिति इस क्वेश्चन में है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को चुना है। क्या करें? किसका? परसेंटेज से उसका मान जो होगा वो निकालेंगे। अच्छा निकालिए, तो देखिए लगाइए अपने अपना तरीका फटाफट, जल्दी जल्दी देखिए कौन जल्दी जल्दी निकाल के देता है फटाफट। डेटा आपके सामने है सब कुछ। दो चीज परसेंटेज में है और एक चीज नंबर में है।
आप लोग अपना सॉल्व करिएगा, ये नहीं कि मेरा देख रहे हैं कौन क्या लग रहा है, आप लोग अपना करिएगा, क्योंकि सब सीखना किसको है, अप्लाइंग, जान गए ना आप। 114 आंसर होगा। 114 आंसर होगा। एक सौ 14 कैसा निकाले बताइए। 3 को निकालने के बाद जो है ना, तो 760 में से लेस करते हैं। तीनों को निकालने के बाद 3 कहाँ है, कहाँ पर 3 कैसे? 2 निकाले ना, हाँ, परसेंटेज जो बनाया, ठीक है। उसके बाद 304 को उसमें ऐड कर दिए, हाँ 760 से लेस कर दिए। अभी आपने निकाला था ना 15 + 30 45%, 760 का 45% कितना निकाला था, अभी निकाले थे ना थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन में। देखिए डेटा कितना है हमारा 760 है, ये चीज़ किस में है, नंबर में है, और यहाँ दोनों क्या है, परसेंटेज में है। तो 15 और 30 कितना हो जाएगा हमारा 45%। उसका भी टोटल में निकाले थे नंबर में, किसका 45%, 760 का। 760 का भी 50% अभी निकाले थे आप 380 नहीं, और उसमें फिर कितना परसेंट, 5% घटाना ना होगा। तो 76 760 का 5% कितना आया था 38, अभी आया था ना थोड़ी देर पहले। अब क्या करेंगे 380 में से 38 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 380 में से 38 घटाएंगे कितना आ जाएगा, क्या बोलिए ना, आप बोलते नहीं, गलत गड़बड़ बात है उठा करके। क्या हुआ बताइए समस्या वहाँ पर उठा करके, इतना कोई नहीं टीचर पढ़ाएगा। यूट्यूब पर जब देखते हैं कोई भी देखेगा उठा करके, ऐसे नहीं पूछता है वहाँ पर, बउआ रे की हले रे, गेले गेले बउआ गेले चौवा में ले बोला है, पूछते हैं तो यहाँ पूछ लीजिए जो दिक्कत है, फिर से हम बता सकते हैं। देखिए ये चीज़ नंबर में है और यहाँ पर ये चीज़ नंबर में है, दो चीज़ अलग है। तो होता क्या है देखिए, या तो क्या करना है ना, या तो करना क्या है कि सबको नंबर में ले आइए, सबको परसेंटेज में ले जाइए। नंबर में ले आना आसान है ना हमारे लिए, परसेंटेज में ले जाना सबको मुश्किल है, नंबर में ले आते हैं। तो ये तो एक्चुअल में नंबर में है ही, इन दोनों को नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें अपने आप नंबर मिल जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा 15 और 30 45, 760 का 45%। तो 760 का हम क्या करेंगे, पहले 50% निकालेंगे, कितना आता है, आधा उसका कर देंगे। 760 का आधा करिएगा तो 380 आएगा, अभी कैलकुलेशन किए हैं। और फिर उसका क्या करना है, उसमें 5% निकालना है 760 का। और कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो करिए 760 गुने 5/100। कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो 760 का क्या करेंगे, पहले 10% निकालेंगे। 10% कितना हो जाएगा 76। हमें जरूरत किसकी है, 5% की जरूरत है। हम 76 के साथ उसका आधा कर लेते हैं 38, तो उसमें से 38 घटा लेंगे तो अपना आ जाएगा ना 45%। 8 में 10 में से 8 गया 2, 7 में 3 गया 4, 342। इन दोनों को मिला के कितना है 342 है, और ये यहाँ पर कितना है 304 है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 646, और यहाँ पर कितना है 760। और 760 में 446 घटाएं, 646 घटाएंगे कितना हो जाएगा 100 नहीं 144 ना, 124 की 44, 760 है ना। 760 में से घटाना किसको, 304 है, इसको जोड़ेंगे 2 4 6, 4 का 4, 10 बस हो गया 4, 5 4 के 114 ना, 114 आएगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा ना, 5 में से 4 के 1 हो जाएगा ना, 114। क्लियर बात। चलिए ये था आपका तीसरा क्वेश्चन, थर्ड नंबर। 2 और हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े हम। चलो जो दिक्कत होती है पूछ लीजिए, ये नहीं कि हम कैसे पूछे कि हमको गुनाह नहीं आया, भाग नहीं आया, तो यहाँ पर लाज करेंगे तो जीवन भर लज जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो भी बीमारी होती है, चाहे इंटरनल हो आउटरनल हो, कहते हैं ना, मास्टर भी ठीक वैसा ही है, वही है। उनके पास क्या है, सिरिंज है ना, हमारे पास क्या है, पेन है हमारे पास। और कलम की ताकत ऐसी है कि इससे आप दुनिया लिख सकते हैं, एक बार फिर से बदल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये हल्का आएगा। अब इतना भारी काम करा ले तो कुछ हल्का काम भी देता है, देखते हैं हल्का है कि नहीं, ये सिर्फ कहता है हल्का।
मुंबई और गुड़गांव में आईटी विभाग में कितने कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? मुंबई और गुड़गांव में आईटी में, तो गुड़गांव का आईटी में अभी निकाले थे कुछ देर पहले आप, 700 का कितना परसेंट? 38%। कितना परसेंट अभी निकाले? तुरंत निकाले डेटा, दोनों का डेटा निकाल चुके हैं, केवल जोड़ना है। 266। अच्छा, गुड़गांव में आईटी में कितने आ गए? 266 आ गए। यहाँ पर जरूरत किसकी है हमको? मुंबई की आईटी टीम की। तो मुंबई की आईटी में कितना परसेंट काम कर रहे हैं? 30%। किसका 30%? 760 का। तो प्लस 760 गुणे 30 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ पर 36 का 18 का 8 में 1, 7 21 1 22, और यहाँ पर 266 अलग से जोड़ दीजिए। 6 8 14 का 4 हाथ में 1, 6 2 8 1 9 और 2 2 4, 494। ठीक है, कुछ सिंपल भी क्वेश्चन रहेंगे ताकि उसमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो जब पहला क्वेश्चन भारी लगने लगे तो क्या करना है? दूसरे को देखना है, दूसरा भारी लगे तो तीसरे को, तीसरे को भारी लगे तो चौथे को, और चौथे पर आके बन ही जाएगा क्वेश्चन। और जैसे एक क्वेश्चन बन गया तो मन खुश हो जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप अच्छा काम करें या बुरा काम करें, एक बार सफलतापूर्वक कर लिए तो उसको होता है कि और भी बड़ा काम कर लेंगे हम। नहीं, भले ही हो ना हो अलग बात है, लेकिन सोचता वो ज़रूर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ है? यदि बेंगलुरु में कर्मचारियों की संख्या हैदराबाद के कर्मचारियों की तुलना में 10% कम है, तो दोनों शहरों के लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बीच अंतर कितना होगा? जोड़, घटाव, तुलना, एवरेज इसमें नहीं आया, किसी दूसरे में आ सकता है। अब क्या करना है? बेंगलुरु में कर्मचारियों की संख्या दी गई है ना, कि नहीं दी गई है? नहीं दी गई। हैदराबाद में कर्मचारी की संख्या दी गई है? नहीं दी गई है। लेकिन पहला क्वेश्चन में निकाले नहीं थे, तो फिर हैदराबाद में 1000, ठीक है, 900। देखिए इतिहास अपने आप को फिर दोहराएगा, इसीलिए कैलकुलेशन स्पष्ट करिए, क्योंकि 5वें क्वेश्चन में फिर यूज आ गई। अब कोई खिचड़ी की तरह कर लिया होगा उतरी तोड़ने के लिए, तो यहाँ पर फिर उतरी तोड़ना पड़ेगा, उतना फिर काम करना पड़ेगा। तो एक बार जो काम करें उसको दोबारा काम करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेसर्स एक बार काम करो, दोबारा नहीं। एक बार जो कर दिए, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। और गलती अगर हो भी गई है तो ये मत कहिएगा कि हमसे गलती हो गई, नहीं तो उसी दिन से बच्चा क्या करने लगेगा? लपेटने लगेगा आपको। गलती हो गई तो कहाँ गलती है, लाओ तो किताब जा करके। अब वो 2-4 दिन किताबें ढूंढने में लग जाएगा। अब बोलिएगा कि हम गूगल नहीं मानते, हम एनसीईआरटी मानेंगे, जैसा बीपीएससी कहता है। भैया गलत हो सही हो, हमको तुम एनसीईआरटी निकाल के दिखाओ, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ एनसीईआरटी खोजने में कम से कम 1 महीने लग जाएंगे लोगों को, क्योंकि वो बीच के लाइन से ना क्वेश्चन उठाया है। अब बीच का लाइन किस चैप्टर में है उतना कौन खोजेगा उठा के, है ना। साइबर कैफे वाले के पास गए कि सब भैया हमको करना है, ये प्रोविजनल आंसर की में चैलेंज करना है। बोला एनसीईआरटी लेके आए हैं, क्योंकि गूगल बाबा को वो मानता नहीं है। नेट भी यही कहता है कि ऑथेंटिक बुक जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चलती हो वो बुक दिखाइए तभी हम मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। अब वो बुक पढ़ता कौन है जो खोज के दिखा देगा? तो इसीलिए गलती भी काम हो गई है तो रिजिड रहनी है थोड़ी देर तक, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय वो सही हो जाए। ठीक है, तो क्या करनी है? कैलकुलेशन बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, डीआई में एकदम स्पष्ट। अगर शुरुआत से करते हैं स्पष्ट करिए, क्योंकि फिर हो सकता है कि फिर यूज करें। जैसे 380 वाला डेटा फिर यूज किया ना हमने, तो फिर दोबारा यूज करने की जब आएगी बात तो फिर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली। फिर अगर नहीं करेंगे तो फिर जरूरत पड़ेगी, फिर वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम लगता है डीआई सॉल्व करने में, किसी व्यक्ति को कम टाइम लग रहा है, क्योंकि वो एक बार कैलकुलेशन कर रहा है, दोबारा कैलकुलेशन कर नहीं रहा है, उसका सिर्फ यूज कर रहा है। 100-900 आ गए। अब दोनों शहरों के लेखा विभाग में और दोनों शहरों के वित्त विभाग में कर्मचारियों की संख्या कितनी है? यही ना। तो दोनों शहर का लेखा विभाग, बेंगलुरु का लेखा विभाग कहाँ भाई?
बेंगलुरु का लेखा विभाग 32%, किसका 900 का 32%, और हैदराबाद का लेखा विभाग कितना परसेंट 35%। दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, किसका 900 का 32%, 900 गुणे 32/100। यहाँ भी ट्रिक लगा सकते हैं आप। और उसका 1000 का कितना परसेंट 35%। इसका तो निकालना आसान है, 1000 का 35% सीधे कितना हो जाएगा 350। नहीं, 2 0 से 2 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 350, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 200, यहाँ पर अच्छा हाँ 288 होगा ना। हाँ अच्छा, ओ अब भी नहीं, अब कल इनको करने दे ट्राई। हमको ये कि 208 कैसे हो जाएगा, 8 का 8, 8 5 13 ना, 1 5 1 638। ठीक है, ये आ गई कौन सी, दोनों शहरों का लेखा विभाग। अब दोनों शहरों का कौन सा विभाग देखना है, वित्त विभाग। बेंगलुरु का वित्त विभाग देख रहे हैं, कितना परसेंट 20%। 900 का 20% कितना हो जाएगा 180, 20 नमा 180। उसके बाद हैदराबाद का वित्त विभाग देखना है, कितना परसेंट 25%। 1000 का 25% का मतलब कितना 250, 50% 500, 25% 250, 12.5% कितना 125। ठीक है, और ये जब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करेंगे ना तब अपने दिमाग में घुसा रहेगा उठा के। ठीक, दोनों को जोड़िए, कितना 0 430, वहाँ पर कितना था 638, यहाँ पर कितना है 430, दोनों को घटा दीजिए, 638 घटे 430, 0 के 8 का 8, 0 6 में 4 गया 9, 208। ठीक है, ये रहा पाँचों का कौन सा 900 का 20% ना, 900 गुणे 20/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 नमा 180। 1000 का 25%, 2 0 से 2 0 खत्म 1000 का, तो 25 गुणे 10 तो 250। ठीक है, हाँ इस तरीके से अगर डेटा खाली भी है तभी आप बना सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ती। जिस हिसाब का आपको क्या है दिक्कत है उस हिसाब से कैलकुलेशन करिए, पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत, भरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट, जो मेरा काम है, जो मेरा विभाग है, उसकी कमियों को भरेंगे। पूरी विश्वविद्यालय की कमी को ढूंढने में खाली लग गए तो आपका जीवन उसी में बीत जाएगा, कभी आप अपने विभाग को नहीं भर पाएंगे। लोग इसी में लगे हुए हैं। आप अपनी कमजोरी को ढूंढिए और उसको भरिए, बाकी लोग करे ना करे, कम से कम अपना विभाग तो मजबूत बना लेना, उससे 10 लोग सीखेंगे। लोग क्या करते हैं, अपनी कमजोरी को नहीं भर रहे हैं, दूसरे का ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर क्या है। जैसे यहाँ पर क्या है कि सर दरोगा का जो है सो क्वेश्चन जो सो लीक हो गया, तो क्या हो गया, जहाँ बीजेपी शासित राज्य वहाँ नहीं होता है कि अरे भाई मुद्दा ये थोड़े है, मुद्दा है कि कैसे हो गया। आप शिक्षा मंत्री है ना, आपसे प्रश्न पूछेंगे ना, तो शिक्षा मंत्री हमारे क्या कहे, पंडित जी क्या कहे थे, सुने थे कि नहीं, ब्राह्मण बाबू है ना, वो भी क्या नाम है शिक्षा मंत्री जो है बिहार के, चंद्रशेखर झा ना, डॉक्टर चंद्रशेखर झा क्या है, सिंह हैं, चंद्रशेखर सिंह हैं। उनसे क्या कहा कि सर वो तो क्वेश्चन लीक होगा तो क्या हो गया, बीजेपी की शासित राज्य में नहीं होता है, राजस्थान में भी हुआ, जाओ जो भी हो लेकिन डॉक्टर लगाए थे तो कहा कि ये कहीं तथ्य वाला बात करेंगे, क्या कहे दूसरी जगह भी होता है। प्रश्न ये बिल्कुल नहीं है, आप अपनी चीज़ों को ठीक करिए ना, बाकी जगह होता है तो छोड़िए ना, उसका बात थोड़े है। ठीक है, अपने जीवन में 2 चीज़ उतार लेनी है। कल कौन सा सिखाया था, आरसी। आरसी का क्या करना है, न्यूज़पेपर का कोई भी एक सप्ताह में खरीदिए, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश वाले इंग्लिश ही पूरा खरीदेंगे, हिंदी नहीं खरीदेंगे। आप देख ले तो हाथ काट देवे उनको, हाथ काट कर टांग देवे उठा के, कहते कि सर एक ई कौन हाथ से, एक बार इंग्लिश चले हिंदी छूल के देखा काट दी क्या आर्टिफिशियल नहीं, उसको वहाँ टांग देते। नहीं, कोई भी आएगा तो दर्शन करेगा, नहीं तो कहीं ऐसे जगह रख देते यहाँ पर हाथ का, यह हाथ काट लिया था ये हाथ पे, जैसे होता था ना पहले राजा महाराजा मंदिर बनवाए तो फिर यही मंदिर कोई दूसरे जगह ना बना दे तो हाथ काट लेते थे, इस तरह का घटना। तो वही हाथ काट कर, किसका यहाँ नहीं, ताजमहल यहाँ भी हुआ था, ये अहिलास्थान में जो मंदिर है, राम मंदिर बनाए हैं वहाँ भी हुए थे, नौलखा मंदिर है, बहुत सारे ऐसे होते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ऐसी कलाकृति फिर दूसरे जगह नहीं बना लेंगे तो फिर लोग यहाँ नहीं आएंगे ना, क्योंकि जब लोग आएंगे तो पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेंगे, इस तरह की मनसा। लेकिन भाई उतने धनी भी थे कि वो तो अपना अलग तरह का था ना, ये बनाने वाला मंदिर हाथ तो, लेकिन खर्चा भी देते थे, उतना पैसा था उनके पास।
के पंडित जी टाइप। तो एक आरसी और एक डीआई, बहुत सारा डीआई पड़ा हुआ है आपके, ठीक है। यहाँ पर ये प्रीवियस वाले में 18-20 हैं, फिर आने वाले सेट में मिल जाएंगे, उससे भी प्रीवियस में है। तो कम से कम रोज़ सोचिए कि एक ट्राई डीआई जरूर करें, उससे क्या हो जाएगा, मैथ्स का कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा और डीआई भी अच्छी पकड़ हो जाएगी। पकड़ होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस हैं तो उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते। और अगर इसको ठीक किए तो एवरेज का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, परसेंटेज वाला मैथमेटिकल रीजनिंग बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, और कैलकुलेशन करना आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, क्योंकि बाकी तो मैथमेटिकल रीजनिंग में अलग अलग टर्म्स है तो उसको देखेंगे ही देखेंगे। और हाँ, 2 काम से 20 काम तक के टेबल बढ़िया से आना चाहिए, सही बात है, गड़बड़ नहीं। 2 काम से 20 काम तक के टेबल पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए हमें, ठीक। और जो कैलकुलेशन एक बार किए उसको ध्यान रखिए कि फिर दोबारा वो चीज़ हमें याद रहे कम से कम। जैसे अभी आज 50% निकाला है तो वही मेथड अगले बार में भी लगाना है। अब ये नहीं कि वहाँ पर गुना करने लग जाना है, फिर खत्म हो जाएगी। कि जो मंत्र जैसा लिया है उस मंत्र को वैसे ही अप्लाई करते हैं, तभी वो उसकी क्या होगी, महानता बनेगी। जैसे आज आपने 55% निकाला तो हमने क्या किया है, 50% निकाला है, फिर 5% निकाला है, फिर जोड़ दिया है। 46% था तो क्या किए थे, 50% निकाला, 4% निकाला, घटा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर लगाएंगे तो वो चीज़ें उसी तरह से अभ्यास में रहेंगी। और वहाँ पर जो दिक्कत होती है, वो जो समय दिया गया है शनिवार या रविवार डाउट पूछने के लिए, उसमें पूछिए आकर के कि हाँ यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, वहाँ पर वो प्रॉब्लम है, उसको बताइए। तो जितना ज़्यादा आपकी अप्लाइंग होंगी उतनी ही इफ़िशियंसी आपकी बढ़ती जाएंगी। अभी काफ़ी समय भी है, काफ़ी समय ये नहीं कि आप सो रहना है कि अभी 1 महीना पहले उठेंगे। जैसे कुछ बच्चा तो सोया हुआ है भांग वांग पी करके, जैसे एग्ज़ाम को उठेगा, भाई एग्ज़ाम आ गए ना, आप देख के छो गेल मास्टर ने, सर पढ़ा दीजिएगा, नहीं दो कुछ नहीं आता है मास्टर को, बोला पढ़ा ही नहीं देंगे। अरे भाई वो एक दिन की तैयारी थोड़ी थी, वो लंबे समय से कंटिन्यू, कोई भी जो सफल हुआ है ना तो उसकी कहानी पीछे बहुत लंबे समय से शुरू हुई, चाहे कोई भी हो। क्या एक दिन में वो नहीं है कि आज आया कूदा और पास कर गया होगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अभी से एक एक डीआई, एक एक आरसी कम से कम प्रैक्टिस करिए, रोज रखिए कम से कम। आरसी में सबसे पहले पेपर पढ़ने की कैपेसिटी 1 महीने तक रेगुलर, एक एक पैसेज रोज पढ़नी है, उसका वर्ड निकालना है, उसके वर्ड का मीनिंग समझना है। आपके पास गूगल डिक्शनरी है, ट्रांसलेशन है, सुविधाएं बहुत है ना, करके आइएगा। ये नहीं कि हम जिस दिन पूछे कि बना के लाए हो तो कहीं ये बता दियो तो उस दिन बोल रहा है क्या है, जैसे ही पूछा वहाँ पर तो हम समझ जाते हैं कि ये करके नहीं आया है, ये सिर्फ दिखाना चाहता है हमको कि हम करके आए हैं, हमको बता दीजिए। क्योंकि जो खेल आप खेल रहे हैं वो खेल हमने खेला है ना अलग अलग टाइम पर, ठीक है। तो डीआई को प्रैक्टिस जरूर करिए एक एक करके। जो जो दिक्कत आएंगे, जैसे मान लीजिए 3-4 डीआई हमने बनाए, जो प्रॉब्लम्स है उसके अंदर, वो शनिवार रविवार जिस दिन डाउट सॉल्व मिला है उस दिन बैठ करके पूछ लिए, ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अप्लाइंग करनी बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी, ठीक है। तो कल आरसी का प्रॉब्लम सॉल्व किया, डीआई का प्रॉब्लम सॉल्व किया, कल चलते हैं मैथ्स की तरफ और रीजनिंग की तरफ, मैथ्स का प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि वो भर भर के आने वाली हैं। जैसा कि सुन रहे हैं कि लॉजिकल एक रीजनिंग पार्ट अलग और आपके मैथ्स पार्ट बिल्कुल अलग होंगे। 5 क्वेश्चन वहाँ से, 5 क्वेश्चन यहाँ से। मैथ्स की कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक। 2 का से 20 का तक का टेबल, 1 से लेकर 20 तक का कम से कम स्क्वायर, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें बिल्कुल आनी चाहिए। बड़ा गुना नहीं आता है, बड़ा गुना लिखिए अपने से और बनाइए। ये नहीं कैलकुलेटर पर बना कर दिख दीजिए, बराबर बनाइए, ताकि क्या होगा, गुना जब करेंगे 2, 4, 5, 10 तो उसे क्या होंगे, अभ्यास होंगे कि कैसे करते हैं गुना, कैसे करते हैं जोड़, बड़े बड़े जोड़ों कैसे करते हैं। और जब भी आप जोड़िएगा तो ऐसे जोड़िएगा, जैसे हम जोड़ते हैं ना, यहाँ 238 है, ऐसे लिख के मत जोड़िए, नीचे लिख करके ऐसे जोड़िए, 238 अब 5006। अब इसमें 2 अंक है, इसमें 3 डिजिट है, उसमें कितने डिजिट हैं, 4। लेकिन हमेशा याद रखना है, इकाई वाला इकाई से ही जुड़ेगा, दहाई वाला दहाई से जुड़ेगा, सैकड़ा वाला सैकड़ा से जुड़ेगा, और 1000 के पास नहीं है कुछ भी तो वहाँ पर यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। क्योंकि किसी भी नंबर के पीछे जितने भी 0 लगा दे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर वहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, आपको कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या करिए, एक डिजिट यहाँ बढ़ा लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब जोड़ना शुरू करिए इकाई वाला के साथ, तो इकाई कितना हो जाएगा, 8 × 14। हाँ, लेकिन उसका हासिल दहाई में आ सकता है। अब दहाई वाला अंक कौन है यहाँ पर, 3 और 0, 3 0 कितना, 3, और पहले का 1 तो कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ पर 0 और 2 कितना, 2, और 5 + 0 कितना, 5।
इस तरीके से जोड़िए। किसी में एक डिजिट लिखिए, किसी में 5 लिख दीजिए। हमेशा याद रखना है, इकाई वाला अंक इकाई वाला अंक से जुड़ेगा, दहाई वाला अंक दहाई वाले अंक से जुड़ेगा, सैकड़ा वाला अंक सैकड़ा से ही जुड़ेगा। क्योंकि हम एक बात बता रहे थे आपको कि मैथ्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन का मतलब क्रियाएं, चाहे जोड़ हो, गुणा हो, भाग हो, ठीक है, घटाव हो, वो अपनी जाति को ढूंढता है कि हमारी जाति कौन सी है। जैसे प्रतिशत को प्रतिशत से ही घटा सकते हैं, कभी ऐसे नहीं घटा दीजिएगा कि 45% माइनस 15 बराबर 30%, ऐसे मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जाति का है। उसके पास परसेंटेज लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू बिल्कुल अलग है, इसके पास परसेंटेज लगा हुआ है, मतलब जानते हैं इसका वैल्यू कितना है, 45/100 है, और वहाँ 15 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो केवल 15 है। तो कभी भी एक जाति वाला अपने में से क्या करेगा, दूसरे को घटाएगा, अपने के साथ दूसरे को जोड़ेगा, अपने साथ दूसरे को गुना करेगा, अपने साथ दूसरे को भाग देगा, किसी दूसरी वाली जाति में नहीं घुसेगा कभी भी, ठीक है। नहीं तो पहले इसको कन्वर्ट करिए। अब अगर आप घटाएंगे 45/100 माइनस 15, तब घट जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया है, नंबर बन गया है। 45/100 लिख दिए तो क्या बन गया, अब ये एक्चुअल में नंबर बन गया। अब घटा सकते हैं, अब घटा के जो भी लिखना है लिखिए, ये नहीं कि डायरेक्ट 30% लिख दीजिएगा। हाँ, 45% माइनस 15% है तो 30% जरूर होंगे, क्योंकि दोनों सेम जाति का है, ठीक है। तो सेम चीज़ है यहाँ भी, सैकड़ा वाला अंक सैकड़े वाले अंक के साथ जुड़ेगा, दहाई वाला अंक दहाई वाले के साथ जुड़ेगा, है ना। और इकाई दहाई सैकड़ा हम हमेशा कहाँ से करते हैं, बाएं तरफ से कि दाएं तरफ से, फिर दाएं तरफ से। ऐसे ना देखेंगे नंबर, हम आपके आमने सामने हैं, तो जो आपका दायां है वो मेरे लिए बायां है, और जो मेरे लिए बायां है वो आपका क्या है, दायां है, ठीक है। आपका दायां किस साइड है, इस साइड, मेरा दायां क्या है, इस साइड है, क्योंकि हम दोनों फ्रंट फेसिंग हैं। इस पर भी क्वेश्चन आती है छाया वाला, ठीक है। अगर मैं आपके आमने सामने खड़ा हूं तो आपका छाया क्या बनेगा, अगर धूप मान लीजिए पड़ रही तो देखते हैं, जब आप साइकिल चला रहे होंगे धूप इधर से आ रही है तो आपका छाया किधर बनता है, इस तरफ, ठीक है। हमेशा डिफरेंट साइड बनेगा, ठीक है। अगर इस तरफ से आ रही, मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में सूरज है, मतलब ढलने को सूरज है, तो आपकी छाया इस तरफ बनेगी, है ना। अगर सर पर है, बीच सर पर, तो कभी छाया नहीं बनेगी, इसीलिए लाइट वहाँ पर लगाई गई है। ये लाइट का रिफ्लेक्शन है ना, क्योंकि वो ऐसे एंगल में आता है, फिर जैसे ऊपर लाइट बनी होगी तो ऐसे एंगल को टक्करता है, इसीलिए कोई छाया बनने ही नहीं देगा। लेकिन अगर इस साइड से लाइट डाल दी, इस साइड से नहीं लाइट है, तो क्या करेगा, इस तरफ प्रतिबिंब बनाना शुरू करेगा। इस सिरे लाइट है, इस सिरे लाइट नहीं है, तो प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा। लेकिन अगर सूरज जब 12 बजे की धरती 12 बजे हो, सूरज जब बीच आकाश में हो 12 बजे, कोई छाया नहीं बनेगी, देखिएगा छत पर जाइए, कोई छाया नहीं बनेगी, क्योंकि जैसे ही ऐसे लाइट आया तो क्या करता है, रिफ्लेक्शन ऐसे काटता है आपको, है ना। ये बेसिक फिजिक्स है, छाया और प्रतिबिंब, ठीक। चलिए मिलते हैं कल मैथ्स वाला पार्ट को लेकर के। सबसे पहला नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में कौन सा, एपी, क्योंकि अब एपी पूछता है ना कि नंबर सीरीज, वो बहुत पुराना जमाने का हो गया। न्यू नंबर सीरीज इज एपी, एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, है ना। सीरीज और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या अंतर है पंडित जी, अच्छा, और इसमें, हाँ चलिए, सीरीज में क्या होता है, हम लॉजिक लगाते हैं, और एपी में क्या होता है, एक पहली संख्या दूसरी संख्या के बीच अंतर सेम होता है, दूसरे से तीसरे के बीच अंतर वही रहता है, तीसरी चौथे के बीच अंतर वही रहता है, मतलब उसको बोलते हैं, इसीलिए सभी जगह अंतर सेम है, इसीलिए उसको बोलते हैं अंतर नहीं, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं उसको, सार्व अंतर कहा जाता है, क्योंकि सभी जगह अंतर एक जैसा है ना, इसीलिए सार्व, सार्व का मतलब सभी जगहों पर, ठीक है, सार्व अंतर। और इसमें क्या होती है, लॉजिकल फॉर्मेट होता है कि पहले 2 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, 6 बढ़ाया, इसका मतलब आपको क्या समझ जाना चाहिए, ओ अगली संख्या 8 बढ़ेगी, अगली संख्या 10 बढ़ेंगी। मान ली पहला स्क्वायर है 2 का, तो अगला कौन सा होगा, 3 का होगा, या 4 का है तो 6 का अगला स्क्वायर होगा। तो उसमें क्या होता है, लॉजिकल सीक्वेंस होता है, सीरीज इज लॉजिकल सीक्वेंस। और एपी क्या है, वो भी एक नंबर का सीक्वेंस है, लेकिन कैसा है वो, उसके अंदर डिफरेंस हमेशा सेम रहेंगे। अगर 1 के बाद 3 लिखे हैं तो 3 के बाद एपी में 5 ही लिखना पड़ेगा, उसके अलावा नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये उसका
ऐसा रूल है एपी का, ठीक है। तो अब जो सीरीज पूछते हैं वो एपी वाले पूछते हैं कि अगर 1 3 5 7 है तो ऐसे अगर संख्या को लिखे तो 256वां संख्या क्या होगा। अगर 1 3 5 7 हम लिखे इस तरह से लॉजिकल सीक्वेंस में तो 256वां पद मतलब अभी तो 3 ही पद गए ना, फर्स्ट 1, सेकंड 3, तीसरा 5, ऐसे हम 256 तक जाएंगे काउंट करते हुए। तो 256वां संख्या क्या होगा, इसके लिए नॉर्मल फार्मूला है, आप फार्मूला के बेस पर आसानी से निकाल सकते हो। कल नंबर से इसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए स्क्वायर और क्यूब अच्छे से पता होना चाहिए। 1 2 20 स्क्वायर एंड क्यूब अगर हो जाए तो और अच्छी बात है। स्क्वायर क्यूब जानते हैं ना, हाँ। नंबर को अपने से गुना करना क्या होगा स्क्वायर, नंबर को अपने से 3 बार गुना करना है। 1 गुने 1 गुने 1 इज कॉल्ड क्यूब, 1 गुने 1 कॉल्ड स्क्वायर। तो 1 से 20 तक का स्क्वायर और क्यूब लिख के आएगा। और लिखेंगे कैसे वो पता है ना, कैसे लिखेंगे, हाँ ये नहीं कि स्क्वायर अलग लिख रहे हैं क्यूब अलग लिख रहे हैं, फिर 2 बार काम हो जाएगा। यहाँ पर नंबर उसी पेज में आगे स्क्वायर और उसी में क्यूब, ताकि जब भी आप पेज को पलटे तो ये तीनों चीज़ें सामने सामने हो जाए, ठीक है। और एक जो कॉपी होगी पतली सी नोटबुक जरूर बनाइए अपने नोट्स के लिए, ठीक है। नोट्स के लिए जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी अलग अपनी मैं बोल रहा हूँ, उसकी नहीं मुझे दिक्कत है। एक नोट से कॉपी ऐसी रहेंगी कि जीवन पर्यंत आपके मरते दम तक वो आपके साथ रहे। बोलिएगा बेटा को जब मर जाए तो दे करके सीधे किताब को तौर में दे करके जला देना इसको, है ना, क्योंकि वो साथ होनी चाहिए। वो होंगी क्या, उसमें जितने भी आप डेली बेसिस पे क्लास लेना है, जो फॉर्मूला हमने लिखवाया वो लिखी होनी चाहिए। क्या क्या लिखना है सो देख बता देता हूँ। जो फॉर्मूला लिखवाया वो लिखना है, ठीक है। किसी क्वेश्चंस का कोई ट्रिक बता रहे हैं सर, ठीक है, ट्रिक जो बता रहे हैं वो होना चाहिए कि क्या ट्रिक बताए हैं, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत काम देगा आगे चल करके। ट्रिक जो होंगी वो लिखना है कि कौन से क्वेश्चन को किस ट्रिक से बोले सॉल्व करने के लिए, ताकि ये ब्रह्मास्त्र कब उल्टाना है, एग्जाम से 1 रात पहले कि यही ब्रह्मास्त्र सारा मारेंगे उठा करके, ठीक है। डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ यूनिक बात बताते हो। जैसे आज ही यूनिक बात क्या बताई है कि अगर डेटा खाली है तो पूरा नहीं भरना है, जितना ज़रूरत है वही भरना है। ये भी लाइन याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है, ताकि उस टाइम आप भूल जाते हैं कि क्या बताए थे 1 साल पहले, क्योंकि 6 महीने का लंबा गैप होता है ना। अब उतनी बात हमें भी याद नहीं रहती है, तो आपको लिखा रहेगा तो क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक। क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगा के देखिए ना, काम आया कि नहीं काम आया, ठीक है। और कोई भी मतलब करंट अफेयर्स आएगा वो लिखेंगे इसमें। करंट अफेयर्स आएगा मतलब आपके अपने विषय से संबंधित, जैसे पीपल एनवायरनमेंट संबंधित या कोई हायर एजुकेशन संबंधित, वो निश्चित रूप से लिखिएगा। ये नहीं कि रफ में लिखा हुआ इसमें नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हम हर एक महीने लास्ट में चेक करेंगे ज़रूर, निश्चित रूप से याद रखिएगा। ये भी बात मैंने पहले बता दी है। आप पतली रखिए, मोटी रखिए, डायरी रखिए, क्या रखिए वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वो सुरक्षित रहे और आपके साथ रहे। कम से कम एग्ज़ाम तक तो निश्चित रूप से, जीवन पर्यंत रखेंगे तो और ज़्यादा बदलाव आएगा, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें हो सकती है कि उस टाइम नहीं याद हो, एक बार पलट लेंगे, एग्ज़ाम में आ जाए तो बन जाए कहीं। क्योंकि करंट अफेयर्स पार्ट को क्या कर रहा है, काफ़ी इन्वॉल्व कर रहा है। जैसे G20 के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा है इस बार, धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछे थे एक बार उठा करके। तो अगर उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स है तो हम आप लिख लिए उठा करके। कोई न्यूज़ निकल के आई है, कोई गूगल पर देखे तो उसको लिख लिए। लेकिन इस कॉपी में ये नहीं कि किसी कॉपी में लिख दिए हैं और उस रात में ढूंढ रहे हैं पागल की तरह कौन सा कॉपी था, अरे मिल नहीं रहा है, गड़िया रहे हैं 2-4 आदमी को गाँव घर में, नहीं। तो वो एकदम सेपरेट होनी चाहिए और एकदम बिल्कुल सुरक्षित रूप से। यानी कि फटा चिटा किसी तरह गला फला लिख दिए तो हम उसी जगह फाड़ करके आग लगा देंगे आपके साथ ही, उसको बोलेंगे आत्मदाह कर लिया। क्या कर लिया था, हैं? हाँ, सब आदमी जोड़ कर ताप लेंगे कि बोलेगा कि आत्मदाह कर लिया। क्यों, फ्रस्ट्रेट हो गया था, बहुत टफ क्वेश्चन था तो आत्मदाह कर लिया सबके सामने। तो गवाहों को जरूरत नहीं पड़ेगा, बोले गवाही दे देगा कि नहीं नहीं ठीक है, अपने आत्मदाह किया है ना। तो ये चीज़ें नोट्स में बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए, ठीक। और एक कोई मोटी सी कॉपी लीजिए, ब्लैक कलर की कुछ भी, या नहीं नोट्स के साथ साथ एक वो लीजिए, बोर्ड आता है ना हमारे साथ, कौन सा, वाइट बोर्ड, आप पेन नहीं आता है, वो ज़रूर लीजिए। किस चीज़ के लिए, कैलकुलेशंस के लिए, ताकि ज़्यादा कॉपी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पेपर बचेगा तो पेड़ बचेगा, पेड़ बचेगा तो हमारा इन्वायरमेंट बचेगा,
व्हाइट बोर्ड लीजिए, उसका पेंसिल लीजिए, 10-20 में मतलब 40-50 में आ जाएगा। जितने भी मैथ्स के कैलकुलेशन करते हैं सब उस पर करिए। उससे भी बढ़िया है जो कि आता है नोटबुक करके या ऐसे ही करके पता नहीं, हम उतना हमको नहीं जानते हैं, अभी एडवांस होगा तो बताइएगा, हम भी ले लेंगे। बोर्ड वाला है, लीजिए। हाँ, आप बोलेंगे इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा तो नहीं लिख सकते हैं। उसमें जो प्रॉब्लम निकल के आए तो जो डेली आपकी कॉपी है उसमें लिख के आ जाइए, टिक करके आ जाइए, हम बता देंगे, है ना, ताकि उतना कॉपी खर्च नहीं करना है। कॉपी ऐसे नहीं कि पैसा आपके पास बहुत है, ठीक है मानता हूँ, लेकिन पेड़ कम है भैया, है ना, तो पेपर को कम यूज़ करना है। पेपर इस चीज़ में यूज़ करनी है जो हमें स्टैटिक टर्म में रखना है आगे चल करके, ठीक है। और एक चीज़ किसके लिए, पेपर 1 के लिए ही एक कौन सी कॉपी, जिसमें आप बिल्कुल थ्योरी टर्म्स को लिखेंगे। थ्योरी टर्म्स में क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने इवैल्यूएशन पढ़ाया आज, क्या पढ़ाया, इवैल्यूएशन पढ़ाया टीचिंग का, तो आपके कॉपी में इवैल्यूएशंस के लिए 5 लाइन जरूर होनी चाहिए, आपके मन मर्जी के या कुछ तरीके उसके स्टैटिक, ये नहीं कि नोट्स में तो था ही तो हम नहीं लिखे उठाए। तो पेपर 1 की कितनी कॉपी हो गई, 3 हो गई ना। एक रेगुलर वे में हो गई, एक बिल्कुल थ्योरी वाली जो अपनी टर्म्स लिखी हुई है एकदम शॉर्ट करके, कुछ नोटिंग करके, निमोनिक्स कुछ भी वो लिखिए। और एक कौन सी हो गई, जिसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, ट्रिक्स लिखा हुआ है, करंट अफेयर्स लिखा हुआ है ना। तरीका ये होगा पेपर 1 का, 3 कॉपी चाहिए, ठीक। हाँ, पतली मोटी काली पीली जो भी रखे वो आप पे निर्भर करता है, उठाइए। हाँ, इसमें अगर डायरी कोई ले ले तो और अच्छी बात है, क्योंकि वो सुरक्षित रखना ज़्यादा दिन तक रहता है, ठीक है। हाँ, और पेपर 2 के लिए जो होंगी वो आपको बताएंगे, आप अपने हिसाब से काम करिएगा, उनका अपना अपना। मेरा जो पेपर 2 के लिए भी यही सेम ट्रिक होनी चाहिए। आप अपने कैलकुलेशन नहीं है तो एक रेगुलर कॉपी रखिए, एक क्या रखिए, उसमें भी 3 बनाइए, एक ट्रिक वाला अलग से, एक करंट अफेयर्स वाला पार्ट, करंट अफेयर्स ट्रिक फार्मूला वाला अलग से, एक आपकी रेगुलर कॉपी, और एक जो भी थ्योरी पढ़े उसको अपने हिसाब से लिखिए। जैसे इवैल्यूएशन को पढ़ा तो आपने क्या समझा वो लिखिए वहाँ पर, कि हमने इवैल्यूएशन से क्या समझा है। वो चीज़ें बेहतर हैं हमारे नोट्स से, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर हो जाए, क्योंकि आपने समझ लिया ना उस चीज़ों को। वो चीज़ें बिल्कुल लिखी होनी चाहिए डेली बेसिस पर, डेली बेसिस पर। अब ये नहीं कि उतना टाइम तो नहीं मिलता है, तो वो जिस दिन जॉब हो जाएगा तो दिन बाप माँ मतारी सबको छोड़ करके पहले वहाँ पर जाना पड़ेगा। कितना घंटा तो जानवे करते हैं ना, कितना घंटा, कितना घंटा का ड्यूटी है अभी, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ना, तो 9 से 5 कितना हो गया, 8 घंटा हो गया ना। तो 8 घंटा इतना करने के लिए नहीं देना पड़ेगा, 3 या 4 घंटा करेंगे तो हो जाएगा। सोचिएगा आज से ही हम जॉब में हैं करके, कोई बोलेगा आई एम द जॉब ब्रो, ठीक है, हम क्या हैं, जॉब में हैं, तो हम उतना काम करेंगे। इस तरह से काम करिए, कभी दिक्कत बिल्कुल आने वाली नहीं है। अभी से, ये नहीं कि कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, नहीं, अभी से, अभी से मतलब आज से, ठीक। हाँ, उसको लिखिए, फिर क्वेश्चन बनाते जाइए, और जब कभी सोते वक्त भी कभी मौका पड़ता है एक बार लेकर पढ़ लीजिए उठा के, कभी क्या क्या हमने जाना है उठा के। ये रिवीजन के लिए काफ़ी आसान रहेंगे, और टेस्ट में भी आपके स्कोर इंप्रूव होंगे। इसे देखिएगा, टेस्ट में स्कोर इंप्रूव होंगे तो एग्जाम इंप्रूव होगा ही होगा, ठीक है। हाँ, दिया वाला आज कल समस्या नहीं ना कोई कुछ भी कहीं पर, हाँ बनाएंगे तो समस्या आएंगी, और बनाइएगा सब कोई निश्चित रूप से। सारे एप्लीकेशंस पे पड़े हुए हैं, स्टडी मटेरियल में जाकर के वहाँ खोजिए, बनाइए, जो चीज़ दिक्कत होती है आखिर पूछिए उठाकर, जिस दिन डाउट क्लासेस रहता है उस दिन पूछिएगा, ठीक। कल मैथ्स वाला कौन सा पॉइंट, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए मिलते हैं कल।